हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करेंगे एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के बारे में। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जो बच्चे इग्नू में पढ़ रहे हैं और जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स फर्स्ट। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। और आज हम फिर से बात करेंगे यूनिट नंबर 6 यानी कि कॉस्ट फंक्शन के एक और इम्पोर्टेंट पार्ट के बारे में। ठीक है, वैसे तो हम इसका बेसिक ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, यानी कि बेसिक जो भी कंसेप्ट हो सकते हैं वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में। उम्मीद है आप लोग हर एक वीडियो को टॉपिक वाइज और सीरीज वाइज ही देख रहे हो और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाए 9667836006 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। ठीक है, और जो बच्चे इस वीडियो को कॉलेज अड्डा पे देख रहे हो प्लीज इग्नू अड्डा को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना, उसका लिंक मैं डाल दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अब मिलते हैं, अब हम चलते हैं टॉपिक पे, है ना। तो कंडीशन फैक्टर डिमांड फंक्शन। अब एक कंडीशन फैक्टर डिमांड फंक्शन क्या है वो समझते हैं। इस बात का मतलब ये है कि जो एक प्रोड्यूसर अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन यूज करता है ताकि वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाए और अपने कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाए, उसकी डिमांड भी कुछ चीजों की वजह से अफेक्ट होती है। तो ये कहीं ना कहीं प्रोड्यूसर भी कंज्यूमर तो है ही। अब प्रोड्यूसर जो है अगर उसे रॉ मटेरियल चाहिए अपने किसी भी तरह के गुड्स को बनाने के लिए, फॉर एग्जांपल किसी ने मान लो मार्कर बनाने की फैक्ट्री डाल रखी है तो उसको प्लास्टिक चाहिए, इंक चाहिए, मशीनरी चाहिए जिसके जरिए बनाया जाएगा, तो वो सब कुछ के लिए क्या हो जाएंगे, मतलब प्लास्टिक और इंक तो क्या होगा, इसके रॉ मटेरियल हो गई। तो यानी कि एक तरह से प्रोड्यूसर भी खर्चा करता है अपने अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर। तो कहीं ना कहीं जो फैक्टर प्राइजेस हैं यानी कि जो खर्चा कर रहा है उस पर डिपेंड करता है उसकी डिमांड कितनी है। आज हम क्यों बोलते हैं कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो इतनी ज्यादा है, उसका एक मेन लॉजिक ये भी समझ सकते हो कि जो प्रोड्यूसर है वो इतने वर्कर्स की डिमांड ही नहीं कर रहे, यानी कि वो वर्कर्स को लेना ही नहीं चाह रहे, वो चाह रहे हैं कि कॉस्ट कम से कम आए, एक ही एम्प्लॉय एक ही लेबर ज्यादा काम करके उन्हें दे दे ताकि बाकी लोगों को काम ना मिल पाए, फिर बाकी लोगों को काम ना देना पड़े। इसलिए आपने देखा होगा कि हमारे इंडिया में वर्क एनवायरनमेंट जो है, वर्किंग एनवायरनमेंट इतना खतरनाक और इतना बेकार क्यों है, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन के 14 घंटे 15 घंटे काम करते हैं और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घर में पड़े रहते हैं जिन्हें काम ही नहीं मिलता। उसका एक मेन लॉजिक ये है कि अब वो पर्सन जो जिसको 15 घंटे काम करना पड़ रहा है वो मजदूरी में काम कर रहा है क्योंकि उसके ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा है। ठीक है, और जो प्रोड्यूसर है वो और लोगों को इसलिए हायर नहीं करना पड़ रहा क्योंकि अगर हमने किसी और वर्कर को हायर किया तो हमें उसे वो सारी फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी जो काम हम इस दूसरे पर्सन से करवा रहे थे, है ना। यानी कि काम तो डिवाइड हो जाएगा लेकिन उसे अदर फैसिलिटीज को भी खर्चा करना पड़ेगा, किसको, प्रोड्यूसर को या फिर एम्प्लॉयर को। इसलिए देखा होगा कि जो डिमांड है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, ये तो मैंने सिर्फ लेबर की बात करी है, रॉ मटेरियल की भी डिमांड होती है, मशीन्स की भी डिमांड होती है, अदर फैक्टर्स भी हैं। तो वो सब जो है ना वो कहीं ना कहीं जो डिमांड करता है प्रोड्यूसर वो अलग अलग चीजों की वजह से अफेक्ट होती है। अगर मान लो कि वेजेस महंगे देने पड़ रहे हैं लेबर्स के बदले या फिर सैलरी ज्यादा देनी पड़ रही है एम्प्लॉइज के बदले, तो जो ज्यादातर प्रोड्यूसर हैं वो एम्प्लॉइज और लेबर को कम हायर करती है। यानी कि यहाँ भी कंसेप्ट लगता है लॉ ऑफ डिमांड का कि अगर वेजेस ज्यादा देने पड़ेंगे तो लेबर्स कम हायर होंगे, अगर वेजेस कम में लेबर काम कर रहे हैं तो भाई लेबर ज्यादा रखे जाएंगे। तो यानी कि यहाँ पे भी एक प्रोड्यूसर जो है वो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करता है, यानी कि क्योंकि प्रोड्यूसर के पास भी लिमिटेड अमाउंट है खर्च करने के लिए अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे स्पेंड करने के लिए। तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन किस प्राइस पे मिल रहे हैं इस बात पे डिपेंड करता है कि एक एम्प्लॉयर या फिर एक प्रोड्यूसर कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, ठीक है, हायर करता है। अब वही चीज यहाँ पे समझते हैं। तो कंडीशन फैक्टर डिमांड फंक्शन, तो ये चीज होती है इसी तरीके से है। उसे लिखा क्या है, मिनिमम LWKR, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में। तो जो Q स्टार है वो किसके बराबर है, फंक्शन L और K के, यानी कि Q हमारा क्या हो गया, एक आइडियल या फिर ऑप्टिमम आउटपुट लेवल में से बोल सकते हैं, जो किस पे डिपेंड करता है, लेबर और कैपिटल पे, कि एक प्रोड्यूसर कितनी लेबर हायर कर रहा है और कितना कैपिटल यूज कर रहा है। गिवन अस बाय L डैश एंड K डैश। अब मान लो कि कोई L स्टार और K स्टार, यानी कि ये L कोई नया लेबर का अमाउंट आ गया और ये K कोई नया कैपिटल का अमाउंट आ गया फॉर द गिवन वैल्यूज ऑफ WR एंड Q स्टार। वो डिपेंड करता है तीन चीजों पे, एक तो पहली बात वेज रेट कितना है, या फिर आप ये आर का मतलब कैसा रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कैपिटल पे देना पड़ रहा है किसको, प्रोड्यूसर को, और ये क्यू स्टार यानी कि क्वांटिटी का लेवल क्या है, यानी कि आउटपुट का लेवल एक प्रोड्यूसर को क्या रखना है। यानी कि ये तीन चीजें है ना ये कहीं ना कहीं अफेक्ट करती हैं
लेबर की क्वांटिटी को भी और कैपिटल की क्वांटिटी को भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने भी आपको समझाया कि अगर वेज रेट ज़्यादा देना पड़ेगा तो लेबर कम हायर होंगी, वेज रेट कम देना पड़ेगा लेबर ज़्यादा हायर होंगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है तो एक प्रोड्यूसर जो है वो कम इन्वेस्टमेंट कर पाएगा। क्यों? क्योंकि कैपिटल लेना मार्केट से महंगा पड़ रहा है, उसे ज़्यादा इंटरेस्ट देना पड़ रहा है। तो ऐसे केसेस में एक तो वो रिस्क भी ले, ज़्यादा इंटरेस्ट भी दे, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने की वजह से कैपिटल कम लगाता है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर कम हो गया तो कैपिटल ज़्यादा लगाएगा। और एक क्यू क्या हो गया हमारे पास? आउटपुट लेवल। दिस इज ऑप्टिमम लेवल ऑफ फैक्टर्स। ये क्या है? ऑप्टिमम लेवल ऑफ फैक्टर्स हैं एम्प्लॉयड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जो प्रोडक्शन प्रोसेस में लगाया जाता है फॉर द गिवन आउटपुट, किसी भी गिवन आउटपुट लेवल क्यू स्टार के लिए। एंड द फैक्टर प्राइजेस डब्ल्यू एंड आर, जो फैक्टर प्राइस है वो डब्ल्यू और आर है, यानी कि जो फैक्टर प्राइजेस पे करनी पड़ रही है एक प्रोड्यूसर को। एनी चेंज इन एनी वन और ऑल ऑफ दीज पैरामीटर्स, अगर हम इनमें से किसी एक को या फिर इनमें से एक से ज्यादा पैरामीटर्स को चेंज कर देते हैं, विल गिव अस डिफरेंट वैल्यू ऑफ एल स्टार एंड के स्टार। तो लेबर की वैल्यू और कैपिटल की वैल्यू पे इंपैक्ट जरूर पड़ता है, अफेक्ट जरूर होते हैं ये दोनों चीजें, वो मैं पहले आपको बता चुका हूं। दस सॉल्यूशन टू द कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स फाइंडिंग द एल एंड के ए फंक्शन डब्ल्यू आर क्यू। तो जो अब बात करते हैं कॉस्ट मिनिमाइजेशन की, तो उसमें एक बात ये आती है कि कितनी लेबर हमें इन्वॉल्व करनी चाहिए और कितनी कैपिटल हमें इन्वॉल्व करनी चाहिए। अगर हमें क्योंकि ये दोनों फंक्शन किसके हैं? डब्ल्यू आर और क्यू के, क्योंकि ये चीजें भी अफेक्ट होती हैं वेज रेट की वजह से, रेट ऑफ इंटरेस्ट की वजह से और क्वांटिटी यानी कि आउटपुट के लेवल की वजह से। तो इन सब चीजों को देखते हुए एक प्रोड्यूसर अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करता है, और कॉस्ट मिनिमाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि बिना कॉस्ट को मिनिमाइज किए एक बिजनेसमैन, एक प्रोड्यूसर अपने प्रॉफिट को मैक्सिमम लेवल तक नहीं पहुंचा पाएगा। तो वो हमारे पास एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आया। तो अब ये देखो, ये हमारे पास एक सेपरेट फंक्शन वाला लेबर का। अब जो एल स्टार यानी कि जो लेबर की वैल्यू है उस पर डिपेंड करती है वेज रेट पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट पे और क्यू पे यानी कि आउटपुट लेवल पे, और जो कैपिटल की वैल्यू वो भी इन चीजों पे डिपेंड करती है डब्ल्यू आर क्यू पे। तो विच आर नोन एज द कंडीशनल फैक्टर डिमांड फंक्शन, इसी को बोलते हैं कंडीशनल फैक्टर डिमांड फंक्शन एज अ सॉल्यूशन ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम फॉर द गिवन प्रोडक्शन फंक्शन। क्योंकि हम यहाँ पे सोल्व करने की कोशिश करते हैं एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम को, जिसका नाम क्या है? कॉस्ट मिनिमाइजेशन। तो आउटपुट लेवल क्यू स्टार एंड फैक्टर प्राइसेस एज डब्ल्यू एंड आर। तो ये दोनों चीजें मिलके कहीं ना कहीं इस चीज में हेल्प करती हैं कि कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाए और कैसे कॉस्ट को मिनिमाइज करके प्रॉफिट को मैक्सिमाइज किया जा सके। अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम क्या है? कॉस्ट फंक्शन। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। कंडीशन फैक्टर डिमांड फंक्शन यानी कि किन किन कंडीशंस पे जो हमारा फैक्टर या फिर जो इनपुट है उसकी डिमांड फंक्शन डिपेंड करती है। अब कॉस्ट फंक्शन की बात कर रहे हैं तो इट इज डिराइव्ड यूजिंग प्रोडक्शन फंक्शन। इसको हम डिराइव करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग एंड फैक्टर प्राइसेस के अकॉर्डिंग, एज्यूमिंग द रैशनल ऑफ मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जहाँ पे हम ये देखते हैं कि भाई जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको मिनिमाइज करना है ना, गिवन फैक्टर प्राइसेस के अकॉर्डिंग, गिवन प्रोडक्शन फंक्शन के अकॉर्डिंग, और कितना क्वांटिटी प्रोडक्शन प्रोड्यूस करनी है इसके अकॉर्डिंग, बाय द प्रोड्यूसर ऑन इंसर्टिंग कंडीशनल डिमांड फंक्शन। और जहाँ पे हम कंडीशनल डिमांड फंक्शन यूज करते हैं, ये रहा हमारा कंडीशनल डिमांड फंक्शन। एल स्टार ऊपर ही बता चुका था ये टॉपिक, तो ये रहा, ठीक है। एल स्टार डब्ल्यू आर क्यू स्टार एंड के स्टार डब्ल्यू आर क्यू स्टार इन आवर एक्सप्रेशन फॉर टोटल कॉस्ट। तो अब यहाँ से हमारा टोटल कॉस्ट का जो एक्सप्रेशन बनेगा वो बनेगा, देखो कॉस्ट का एक्सप्रेशन हम काफी बार पढ़ चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में कि सी इक्वल्स टू एल डब्ल्यू प्लस में के आर होता है। एल जो है यानी कि जो लेबर है वो वेज रेट पे डिपेंड करती है, और जो कैपिटल है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। तो अगर हम यहाँ पे इसे प्रॉपर बनाते हैं तो ये जो सी है वो डिपेंड किस पे कर रहा है? जो कॉस्ट है वो डिपेंड करे तीन चीजों पे। एक तो वेज रेट कितना देना पड़ रहा है, यानी कि फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के केस में लेबर नामक फैक्टर पे कितना खर्चा किया जाता है। दूसरा, जो हम कैपिटल पे खर्चा कर रहे हैं उसमें कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है और कितनी क्वांटिटी हम उस पर प्रोड्यूस कर पा रहे हैं। ये बना हुआ है एल स्टार डब्ल्यू आर क्यू स्टार प्लस में के स्टार डब्ल्यू आर क्यू स्टार, यानी कि हमने यहाँ पे सारे फैक्टर लिख दिए हैं लेबर के साथ और सारे फैक्टर लिख दिए हैं कैपिटल के साथ, ठीक है। अब बढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कॉस्ट फंक्शन की तरफ, यानी कि एग्जाम में
क्वेश्चन आ सकता है कि पहले ये डिफाइन करो कॉस्ट फंक्शन होता क्या है, साथ साथ ये भी डिफाइन करो प्रॉपर्टीज कौन कौन सी होती हैं कॉस्ट फंक्शन की, क्योंकि सवाल अच्छा खासा बड़ा क्वेश्चन बन जाता है जब हम कॉस्ट फंक्शन के साथ साथ उसकी प्रॉपर्टीज भी पूछते हैं। तो कॉस्ट फंक्शन इज अ नॉन डिक्रीजिंग इन फैक्टर प्राइस। तो जो कॉस्ट फंक्शन है कैसा फंक्शन है, नॉन डिक्रीजिंग, यानी कि डिक्रीज नहीं करेगा इन फैक्टर प्राइस। फैक्टर प्राइस के केस में दैट इज कंसीडरिंग टू फैक्टर प्राइस वेक्टर। हम यहाँ पे दो फैक्टर प्राइस मान के चल रहे हैं कि दो जगह खर्चा होगा, एक डब्ल्यू डैश कॉस्ट मान ली, डब्ल्यू मान लिया कि फैक्टर प्राइस हमें इतना पे करना है, डब्ल्यू डैश और डब्ल्यू आप वेजेस कह सकते हो इसे, एक तरह से डब्ल्यू डैश भेज दी, एक बार डब्ल्यू भेज दी, शो दैट जो डब्ल्यू डैश है वो क्या है, डब्ल्यू से ज्यादा है, मतलब जो नई वाली वेज रेट है वो पुराने वाले से क्या है, ज्यादा है। तो देन जो खर्चा है कॉस्ट डब्ल्यू डैश और क्यू पे वो क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सी डब्ल्यू क्यू पे। तो सिंपल सी बात है, जब वेज रेट बढ़ेगा तो जो नया वेज रेट आया है उस पे जो है खर्च ज्यादा किया जा रहा है, उस पे कॉस्ट ज्यादा आ रही है और दूसरे वाले पे कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। ऑल्सो द फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन एटलीस्ट वन फैक्टर प्राइस। और ये भी ध्यान रखना कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा एटलीस्ट वन फैक्टर प्राइस, किसी एक फैक्टर प्राइस को लेके। अब दूसरा, और नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, इंक्रीजिंग, बात खत्म। अब यहां समझते हैं दूसरा पार्ट क्या है, कोस्ट फंक्शन इज नॉन डिक्रीजिंग इन आउटपुट। जो कोस्ट फंक्शन है वो नॉन डिक्रीजिंग सिर्फ फैक्टर प्राइस में नहीं है, वो नॉन डिक्रीजिंग आउटपुट में भी है। अगर मान लो हमने एक नई क्वांटिटी प्रोड्यूस करी क्यू डैश जो कि ज्यादा है पुराने वाली क्वांटिटी से, या तो बराबर है या ज्यादा है, देन जो हमारी नई कॉस्ट आएगी वो भी क्या होगी, ज्यादा होगी पुराने वाली कॉस्ट से, और नई क्वांटिटी भी क्या होगी, ज्यादा होगी पुराने वाली क्वांटिटी से फॉर डब्ल्यू ग्रेटर देन 0। दैट इज इंक्रीजिंग प्रोडक्शन इंक्रीजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। इस बात का मतलब ये है कि अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज किया जा रहा है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी डेफिनेटली राइज करेगा। ये बात तो सबको पता है कि अगर हम किसी भी मास लेवल प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ती है। हो सकता है कुछ बिजनेस में कम मात्रा में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती हो, कुछ में ज्यादा मात्रा में बढ़ती हो सकता है कि कभी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट आ गई तो कॉस्ट जो है वो टेक्नोलॉजी को एडवांस करने में लग गई, यानी कि लेकिन कभी भी अगर एक प्रोड्यूसर अपनी प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश करता है और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करता है तो उस टाइम पे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी अपने आप ही राइज कर जाता है। तो ये दो इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आई कॉस्ट फंक्शन के बारे में। अब चलते हैं तीसरी प्रॉपर्टी की तरफ। कोस्ट फंक्शन इज अ होमोजेनियस ऑफ डिग्री 1। जो कोस्ट फंक्शन है वो होमोजेनियस है डिग्री 1 का इन फैक्टर प्राइसेस। दैट इज अ साइमल्टेनियस चेंज इन ऑल फैक्टर प्राइसेस, कि अगर सारे के सारे मतलब ये होमोजेनियस है डिग्री 1 का, यह तो आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, ठीक है। और अगर हम सारे फैक्टर प्राइसेस में अगर हम चेंज कर रहे हैं, यानी कि जितने भी फैक्टर पेमेंट करनी होती है, चाहे वो लेबर को वेजेस देना हो, कैपिटल के बदले इंटरेस्ट देना हो, लैंड पे रेंट भरना हो, ठीक है, तो बाय अ सर्टेन प्रोपोर्शन, अगर हम सबको एक प्रोपोर्शन से बढ़ा रहे हैं, सपोज करो लैम्डा से बढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो चेंजेस द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बाय द सेम प्रोपोर्शन। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी क्या हो जाएगा, सेम प्रोपोर्शन से चेंज हो जाएगा, जिसके लिए फंक्शन क्या बनेगा, कॉस्ट का फंक्शन बनेगा लैम्डा कोमा डब्ल्यू कोमा क्यू। यहाँ पे क्या बनेगा, लैम्डा उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सी डब्ल्यू क्यू, ठीक है। तो और जहाँ पे चाहे वो वेज रेट हो, चाहे वो क्वांटिटी हो, चाहे लैम्डा हो, सब ग्रेटर देन 0 होंगे। फोर्थ टॉपिक क्या आया, कोस्ट फंक्शन इज कनकेव इन फैक्टर प्राइस। अगर फैक्टर प्राइस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो कोस्ट फंक्शन क्या है, कनकेव है। और ये मैंने उसका फंक्शन बना दिया यहाँ पे, ठीक है। और जहाँ पे टी हमारा 0 से लेके बनता है, बस ये रट्टा मार लेना। अब आगे देखते हैं इसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन। और आपको ये सारे फंक्शंस पता होने चाहिए, पता है क्यों, क्योंकि जब न्यूमेरिकल करोगे ना सेक्टर के, वहाँ पे ये हर एक चीज़ यूज़ होगी और मैं खुद आपको न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा अभी कैसे इन चीज़ों को हम यूज़ वहाँ पे करते हैं। अब आखिरी आता है शेफर्ड्स लेमा। इफ अ कोस्ट फंक्शन डब्ल्यू क्यू इज डिफरेंशिएबल एट डब्ल्यू क्यू, इसका मतलब ये है कि अगर एक कोस्ट फंक्शन वो डिफरेंशिएबल है, यानी कि उसका हम डेरिवेटिव कर सकते हैं उस इक्वेशन का डब्ल्यू क्यू के रिस्पेक्ट में, देन डब्ल्यू 1 ग्रेटर देन 0 फॉर आई 1, सॉरी डब्ल्यू आई है ये, डब्ल्यू 1 है, डब्ल्यू आई ग्रेटर देन 0 जहाँ पे आई की वैल्यू 1 से लेके n तक लाई करती है, देन अ कंडीशनल फैक्टर डिमांड फंक्शन फॉर फैक्टर आई दैट इज एक्स आई डब्ल्यू क्यू इज गिवन बाय। तो ये हमारा बनता है फॉर्मूला कि एक्स आई जो कि डब्ल्यू और क्यू का फंक्शन है, डेरिवेटिव कर दिया है, पार्शियल डेरिवेटिव है ये डब्ल्यू और क्यू का, ठीक है, डब्ल्यू आई यानी कि एक तरह से वेज रेट के रिस्पेक्ट में। दिस लेमा अलाउज अस टू ऑब्टेन कंडीशनल फैक्टर डिमांड फंक्शन, जो हमारी हेल्प करता है कंडीशनल फैक्टर डिमांड फंक्शन को ऑब्टेन करने में, जो हमने पहले टॉपिक में डिस्कस किया था, एज अ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ द कोस्ट फंक्शन, जहां पे हम पार्शियल डेरिवेटिव की सहायता से कोस्ट फंक्शन के हम कंडीशनल फैक्टर डिमांड फंक्शन को ऑब्टेन कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया है। थोड़ा सा टेक्निकल ज़्यादा था, है ना, क्योंकि जब भी मैथमेटिकल हम इक्वेशन की बात करते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स की बात करते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी मैं मानता हूँ मुश्किल हो जाती है, खासकर उन बच्चों के लिए जो बच्चे आर्ट्स बैकग्राउंड से रहे हैं, जिन्होंने 11वीं 12वीं की मैथ्स नहीं पढ़ रखी, जिन्हें ये नहीं पता कि डिफरेंशिएशन क्या होता है, पार्शियल डेरिवेटिव्स क्या होता है ना। तो वैसे तो मैथ्स में सब कुछ पढ़ाता हूँ, बट जब न्यूमेरिकल आएंगे तो आपको अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी कैसे इन चीज़ों को यूज़ किया जाता है। बट थ्योरी भी आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आ सकते हैं और आए हैं एग्जाम्स में, है ना। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जब प्रीवियस ईयर करते हैं तो उसमें न्यूमेरिकल ज़्यादा होते हैं, बट मैंने ऐसा टाइम भी देखा हुआ है कि एग्जाम में गई तो न्यूमेरिकल कम आई, थ्योरेटिकल पोर्शन ज़्यादा आ गया। तो इसलिए आपको दोनों चीज़ें ही कवर करनी पड़ेंगी, चाहे वो थ्योरी हो चाहे वो न्यूमेरिकल्स हो। अब वो मिलेंगे अगली वीडियो में जहाँ पर हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में, ठीक है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ में आ गया है। कोई भी क्वेरी रह जाए, कोई भी डाउट रह जाए, आप कमेंट उसमें कमेंट कर देना, और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का। अब जिसको जो उतारना उतार सकता है मेट्रो बोर्ड के सामने से।